कहानी की शुरुआत एक आदमी बेकेट रेडफेलो की फांसी से 4 घंटे पहले होती है। जेल के पादरी फादर जेम्स मॉरिस उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि यह शायद किसी से बात करने का उसका आखिरी मौका है। जैसे जैसे समय कम होता जाता है, बेकेट अपनी असली कहानी बताना शुरू करता है, जो उससे नहीं बल्कि उसकी माँ मैरी रेडफेलो से शुरू होती है। मैरी कभी $19 बिलियन की संपत्ति वाली एक अमीर परिवार की वारिस थी। एक रात उसकी मुलाकात बेकेट के पिता से हुई और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी, जिससे वह गर्भवती हो गई। जब उसने अपने पिता को यह बात बताई तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। बेकेट के जन्म के समय उसके पिता को फेफड़ों में खून का थक्का हुआ और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कुछ साल बाद मैरी ने बेकेट को बताया कि भले ही उन्हें परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। परिवार की दौलत, जमीनें, महल, यहाँ तक कि निजी द्वीप सब सबसे बड़े जीवित वारिस को मिलते थे। चूंकि बेकेट सबसे छोटा था, इसलिए एक दिन सब कुछ उसे मिल सकता था अगर वह बाकी सबसे ज्यादा जीता। मैरी ने उसे अकेले पाला, लेकिन उसे हमेशा एक अमीर और सभ्य परिवार के व्यक्ति की तरह रहना सिखाया। इसी दौरान उसकी मुलाकात जूलिया से हुई। जब उसने पूछा कि वह कहाँ रहता है, तो बेकेट ने कहा बेलविल टाउनशिप, और फिर जोड़ा कि वह हमेशा वहां नहीं रहेगा क्योंकि उसे एक दिन बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। जूलिया को लगा कि वह सिर्फ उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पियानो बजाने के बाद बेकेट जूलिया के पास बैठा। अचानक लाइट चली गई और उसी पल दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसके लक्षण पहले समझ में नहीं आए और बेकेट को लगा कि उसका परिवार मदद कर सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब मैरी मरने वाली थी, उसने बेकेट से वादा लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और अपनी हक की जिंदगी जरूर पाएगा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे रेडफेलो परिवार की कब्रगाह में दफनाया जाए, लेकिन यह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। यह सब देखने के बाद बेकेट सीधे अपने परिवार की हवेली गया, यह सोचकर कि जो उसका हक है उसे मिल जाएगा। लेकिन वहां उसे सिर्फ एक चिट्ठी दी गई जिसमें लिखा था, हम इस समय आपकी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ समय तक वह न्यू जर्सी के फोस्टर केयर सिस्टम में इधर उधर भटकता रहा और फिर कभी जूलिया से नहीं मिला। कई साल बाद बेकेट एक सूट बेचने वाले सेल्समैन की नौकरी करने लगा। इस काम में उसे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते थे और दिन भर वो ऑफिस में रहना होता था। वहीं उसकी अचानक जूलिया से मुलाकात हो गई। जूलिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। बेकेट अभी भी बेलविल टाउनशिप में ही रह रहा था, जबकि जूलिया लंदन और दुबई जैसे शहरों में रहकर वापस आई थी। बेकेट ने उससे पूछा कि क्या वह कभी उसके साथ ड्रिंक पर जाना चाहेगी, लेकिन जूलिया ने बताया कि वह अब शादीशुदा है। जैसे ही वह जाने लगी, उसने हल्के अंदाज में पूछा कि रेडफेलो परिवार की दौलत का क्या हुआ और कहा, जब तुम सबको मार दोगे तब मुझे फोन करना। जूलिया की यह एक बात बेकेट के दिमाग में बैठ गई। वह इसके बारे में सोचने लगा। परिवार में अभी 7 रेडफेलो जिंदा थे, जबकि उसकी माँ को भुला दिया गया था। अगर वह परिवार के लोगों को एक एक करके हटाना शुरू करे तो शुरुआत कहाँ से करे। सबसे पहले उसके दिमाग में नाम आया टेलर एग्जिट रेडफेलो, जो उसके पिता की फाइनेंशियल कंपनी में ब्रोकर था। बेकेट खुद से सवाल करने लगा, अगर वह सच में ऐसा करता है तो कैसे करेगा और उसके बाद क्या होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसी समय उसे पता चला कि उसकी नौकरी बदलकर उसे जर्सी सिटी के एक शिपिंग सेंटर में भेजा जा रहा है, एक ऐसा भविष्य जिसे वह बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद कहानी टेलर की एक भव्य पार्टी पर चली जाती है, जहां वह हेलीकॉप्टर से पैसे फेंक रहा था और फिर सीधे नीचे पुल में कूद गया। बेकेट बिना किसी परेशानी के पार्टी में घुस गया। थोड़ी देर बाद टेलर पास की एक यॉट पर चला गया, जिससे बेकेट को उसे अकेले में पकड़ने का मौका मिल गया। टेलर पूरी तरह नशे में था और बाकी मेहमान भी बेहोश पड़े थे। मौका देखते ही बेकेट ने एक लंगर उठाया और उसे टेलर के पैर से बांध दिया। वह कुछ पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में यह सब करने के लिए तैयार है। तभी टेलर को खांसी आई और उसके हिलने से एंकर बेकेट के हाथ से छूट गया। वह सीधे पानी में गिरा और टेलर को अपने साथ नीचे खींच ले गया। घबराकर बेकेट वहां से भाग गया। बाद में वह टेलर के अंतिम संस्कार में गया, जहां उसकी मुलाकात टेलर के पिता वॉरेन रेडफेलो से हुई। बेकेट ने खुद को मैरी का बेटा और इस तरह वॉरेन का भतीजा बताया और उनके साथ बैठकर ड्रिंक की। वॉरेन ने माना कि उसे पहले संपर्क में रहना चाहिए था और बेकेट से पूछा कि वह क्या काम करता है। फिर लगभग यूं ही उन्होंने उसे अपनी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में नौकरी देने का ऑफर दे दिया, क्योंकि टेलर की जगह अब खाली थी। बेकेट ने झिझकते हुए कहा कि वह इस काम के लिए योग्य नहीं है, लेकिन वॉरेन ने हंसकर कहा, रिश्तेदारी, नेपोटिज्म। असल में बेकेट को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। शुरू में उसे काफी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह काम सीखने लगा। इसी दौरान जूलिया का फोन आया। पिछली बार बात हुई 1 साल हो चुका था। उसने मजाक में कहा कि बेकेट फिर से उसे डेट पर पूछ सकता है और देख सकता है क्या होता है। तो बेकेट ने फिर से उसे ड्रिंक के लिए बुलाया और इस बार भी जूलिया ने वही कहा कि वह शादीशुदा है। इस बार बेकेट ने इस बात को छोड़ दिया और अपने अगले निशाने पर ध्यान दिया, नोआ रेडफेलो, जो एक कलाकार था। अब तक बेकेट को अपने काम पर काफी भरोसा हो चुका था। जब नोआ ने उसे अपनी एक पेंटिंग देखते हुए देखा तो बेकेट ने एक प्रशंसक बनने का नाटक किया। फिर उसने कैजुअली कहा कि शायद वे दोनों रिश्ते में कजिन हो सकते हैं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, नोआ बेकेट को उस जगह ले गया जहां वह अपनी तस्वीरें डेवलप करता था, एक डार्क रूम जिसे वह छुपकर सिगरेट पीने के लिए भी इस्तेमाल करता था। वहीं पर नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ अंदर आई। परिचय के बाद बेकेट और रूथ के बीच तुरंत अच्छी बातचीत शुरू हो गई और दोनों जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ गए। जाते समय रूथ ने उसे गुरुवार को होने वाले ग्रुप डिनर पर आने का निमंत्रण दिया। इस बार बेकेट जानता था कि उसे एक पक्का प्लान चाहिए। जब गुरुवार आया, वह डिनर पर पहुंचा और चुपचाप सबको ध्यान से देखने लगा। उसने नोटिस किया कि रूथ को बच्चों से बहुत प्यार है, जबकि नोआ उन्हें पसंद नहीं करता। एक समय पर बेकेट चुपके से वहां से निकलकर नोआ के डार्क रूम में गया। वहां उसने फोटो डेवलप करने वाले केमिकल में छेड़छाड़ की और उसमें सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया, जिससे वह एक तरह का बम बन गया। उसका प्लान आसान था। ऐसा लगे कि नोआ से केमिकल्स के साथ गलती हो गई और अगर कोई चिंगारी निकले तो शक उसकी सिगरेट
सिगरेट पीने की आदत पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद नोआ बेकेट को ढूंढने आया। डार्क रूम से निकलने से पहले बेकेट ने लाइट बल्ब तोड़ दिया ताकि प्लान पूरा हो सके। डिनर के बाद बेकेट बाहर चला गया और जानबूझकर अपनी जैकेट अंदर छोड़ दी। रूथ उसे लौटाने बाहर आई और उसी पल दोनों के बीच एक किस हो गया। उसी समय अंदर नोआ ने डार्क रूम की लाइट ऑन की और धमाका हो गया। बेकेट इस बार भी नोआ के अंतिम संस्कार में गया, लेकिन इस बार वह जानबूझकर रूथ से दूर रहा क्योंकि उसे पता था कि उसे समय चाहिए। अंतिम संस्कार के दौरान FBI एजेंट्स उससे मिलने आए। उन्होंने बताया कि वह रेडफेलो परिवार की संपत्ति का एक वारिस है, लेकिन बेकेट ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने खुद को एक आम इंसान की तरह पेश किया जो रोज 9 से 5 की नौकरी करता है, क्योंकि अगर वह सच में वारिस होता तो उसे नौकरी करने की क्या जरूरत होती। उधर कंपनी में उसका काम अच्छा चल रहा था। बेकेट अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। फिर जूलिया एक बार फिर उसकी जिंदगी में आई, इस बार एक क्लाइंट के रूप में। उसे लोन चाहिए था क्योंकि उसके पति को अपने पिता की ब्रोकरेज फर्म तो मिल गई थी, लेकिन उसे सही तरीके से चलाने की क्षमता नहीं थी। बेकेट ने जूलिया से कहा कि यह कोई बैंक नहीं है। जूलिया ने जिद की कि यह एक खास मामला है और इशारा किया कि वह उसे गुप्त रूप से कुछ फायदा देने को तैयार है, लेकिन बेकेट ने मना कर दिया। जैसे ही वह जाने लगी, उसने कैजुअली पूछा कि क्या उसने रेडफेलो परिवार के बारे में सुना है, और सोचने लगी कि अगला नंबर किसका होगा। उसके कहने का तरीका ऐसा था कि बेकेट को अजीब लगा, जैसे वह उससे ज्यादा जानती हो जितना दिखा रही है। उसके जाने के बाद बेकेट ने अपना सूट अपने एक कर्मचारी को दे दिया और उसे CCTV कैमरों के सामने से बाहर भेज दिया ताकि उसका अलिबी बन सके। फिर वह एक और रेडफेलो के पीछे गया, स्टीवन, जो एक आधुनिक पादरी था और अपनी अलग पहचान बना चुका था। हालांकि विवादों से घिरा हुआ था। उस पर 2 देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे और उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी। बेकेट ने बेन जॉनसन नाम से उससे संपर्क किया और खुद को एक मैगजीन इंटरव्यू लेने वाला बताकर मिलने का समय लिया। बातचीत के दौरान बेकेट ने चुपके से उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, लेकिन अचानक हालात बदल गए। स्टीवन ने एक कटाना उठाई और बेकेट के गले पर रख दी। उसने बता दिया कि उसे पता है बेन जॉनसन 8 महीने पहले ही रिटायर हो चुका है। उसने सच्चाई बताने को कहा और साफ कर दिया कि जब तक बेकेट कबूल नहीं करेगा वह उसे जाने नहीं देगा। तुरंत सोचते हुए बेकेट ने माना कि उसने झूठ बोला था, लेकिन कहा कि वह असल में उसका कजिन है। यह सुनकर स्टीवन थोड़ा चौंक गया। वह समझ रहा था कि बेकेट कोई पत्रकार है जो उसके खिलाफ कुछ लिखने आया है, और इस उलझन में उसकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। इसी दौरान उसने अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया। उसमें ट्रोपेनॉल क्लॉइड्स मिले हुए थे, ऐसे केमिकल जो ज्यादा मात्रा में दिल का तेज दौरा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद बेकेट की फिर से रूथ से मुलाकात हुई। रूथ ने बताया कि वह पहले ही उस वीकेंड नोआ से ब्रेकअप करने वाली थी। अब जब वह नहीं रहा तो उसे लगा कि उसे बहुत दुखी होना चाहिए, लेकिन वह वैसा महसूस नहीं कर रही थी। बेकेट ने उसे डिनर पर चलने के लिए पूछा और कहा कि वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकता है, लेकिन रूथ ने कहा कि कुछ साधारण करते हैं, वे साथ में खाना बना सकते हैं। जब बेकेट अपने अपार्टमेंट लौटा तो उसने देखा कि जूलिया पहले से ही अंदर बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसने उसके सामने ही उसकी चाबी ले ली थी। जूलिया ने गुस्से में पूछा कि वह उसके कॉल और ईमेल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। फिर उसने सच बताया। वह और उसका पति पूरी तरह कंगाल हो चुके थे और उसका पति सालों से उससे झूठ बोल रहा था। उसने बेकेट से पूछा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देता, दरवाजे की घंटी बज गई। बेकेट ने तुरंत सोचते हुए जूलिया को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज दिया। जब उसने सामने का दरवाजा खोला तो वहां रूथ थी। उसने बहाना बनाया कि किचन में सब गड़बड़ हो गया, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर खाना खाने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों के बीच बातचीत आसानी से चलती रही। यह सुनकर पादरी जेम्स ने कहा कि उस समय बेकेट के पास सब कुछ था, अच्छा करियर और कोई जो उससे सच में जुड़ा हुआ था। क्या यह काफी नहीं था? बेकेट ने माना कि हाँ, यह काफी था, लेकिन अब वह रुक नहीं सकता था क्योंकि अभी तक किसी भी मौत को हत्या नहीं माना गया था। तब तक परिवार को शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंटी कैसेंड्रा ने अपने चारों घरों में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दी, लेकिन उसके डे स्पा में ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जहां वह हर मंगलवार जाती थी। बेकेट वहां एक कर्मचारी बनकर गया और उसे फ्री दांत सफेद करने का ट्रीटमेंट ऑफर किया। उसने मान लिया। जिस केमिकल का उसने इस्तेमाल किया उसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड था, जो आम केमिकल जैसा ही लगता था। जब उसकी मौत हो गई तो लोगों ने समझा कि यह किसी खराब या नकली प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। अगला नंबर उसके अंकल मैकार्थर का था, जो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के आधे मालिक थे और चांद पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बेकेट उनकी टीम में कर्मचारी बनकर घुस गया और उन्हें एक कप कॉफी दी। उड़ान के दौरान ही मैकार्थर की मौत हो गई। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, बेकेट ने एक नया घर खरीदा और रूथ से उसके साथ रहने के लिए कहा। रूथ ने हाँ कर दी, लेकिन एक बात भी कही। उसे बेकेट तब ज्यादा पसंद था जब वह न्यूयॉर्क में रहता था और बस से सफर करता था। इस मोड़ पर बेकेट को एहसास हुआ कि उसका अगला निशाना वही हो सकता है जिसने उसे जिंदगी में मौका दिया था। उसका अंकल वॉरेन, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उसे नुकसान पहुंचाने का ख्याल ही उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। वैसे भी अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, रूथ के साथ रिश्ता था और पहली बार उसे लगा कि वह बिना विरासत के भी खुश रह सकता है। इसी दौरान उसकी और रूथ की सगाई की पार्टी की तैयारी चल रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक होने से पहले FBI फिर से बेकेट के पास आई, इस बार उसकी विरासत से जुड़ी जानकारी के साथ। बेकेट ने हैरान होने का नाटक किया और बड़ी आसानी से उनका भरोसा जीत लिया। जब उन्होंने 10 अप्रैल के बारे में पूछा तो बेकेट ने कैजुअली कहा कि वह उस दिन हॉट डॉग खा रहा था। इतनी साधारण और साफ याद सुनकर एजेंट्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कोई इतनी छोटी बात इतनी साफ कैसे याद रख सकता है? ऊपर से CCTV फुटेज भी साफ नहीं थी, उसमें उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। कुछ समय बाद जब बेकेट वॉरेन के साथ चल रहा था, तभी वॉरेन को अचानक हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में उसने बताया कि वह 61 साल का है और पूरे दिन उससे मिलने सिर्फ बेकेट ही आया था। मरने से पहले उसने बेकेट से कहा कि वह
वह पैसों के पीछे भागने के बजाय उन लोगों पर ध्यान दे जो सच में मायने रखते हैं। वॉरेन की मौत के बाद अब सिर्फ एक रेड फेलो बचा था, उसका दादा व्हाइटलॉ। कुछ समय बाद बेकेट को व्हाइटलॉ का एक पत्र मिला जिसमें उसे डिनर के लिए घर बुलाया गया था। उसने तुरंत यह बात रूथ को बताई, लेकिन वही शाम उसकी सगाई की पार्टी भी थी। बेकेट ने कहा कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है, जबकि रूथ ने साफ कहा कि अगर वह शाम 7 बजे तक वापस नहीं आया तो वह अपनी ही पार्टी मिस कर देगा। तभी जूलिया एक बार फिर सामने आई, इस बार सबूतों के साथ। उसके पास तस्वीरें थीं जिनमें बेकेट स्टीवन के घर जा रहा था और मैकार्थर को कॉफी दे रहा था। उसने माना कि उसे टेलर की मौत के समय से ही शक था, क्योंकि इतना अच्छा तैराक ऐसे ही नहीं डूब सकता। जब बेकेट ने पूछा कि वह क्या चाहती है तो जूलिया ने डरावना जवाब दिया, इसे खत्म करो। इसके साथ ही उसने 5 बजे तक $3 लाख मांगे और कहा कि वह चेक उसके पति को दे दे। अगर उसने मना किया तो वह ये सारी तस्वीरें रूथ को दिखा देगी। और जाते जाते उसने कैजुअली यह भी कहा कि वह चाहती थी कि उनके बीच कुछ ज्यादा दिलचस्प रिश्ता होता। इसके बाद बेकेट सीधे जूलिया के पति लायल के पास गया। जैसे ही वह चेक साइन कर रहा था, लायल ने सच्चाई बता दी। जूलिया पैसे लेकर उसे छोड़ने वाली थी। फिर उसने बेकेट को नाजायज कह दिया। गुस्से में बेकेट ने बिना सोचे उसे जोर से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और बेकेट तुरंत वहां से निकल गया। इसके बाद वह सीधा व्हाइटलॉ की हवेली की तरफ चला गया, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। उधर सगाई की पार्टी में रूथ उसका इंतजार कर रही थी, बिना यह जाने कि क्या हो रहा है। जब बेकेट हवेली पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद व्हाइटलॉ आया और बताया कि उसने तूफान की वजह से पार्टी रद्द कर दी, लेकिन वह फिर भी बेकेट से मिलना चाहता था। दोनों डिनर के लिए बैठे। बातचीत के दौरान व्हाइटलॉ ने कहा कि बेकेट बहुत जल्दी अमीर बन गया है और इशारा किया कि इतनी सफलता की कोई कीमत जरूर होती है। साफ था कि उसे सब कुछ पता था। उसने मैरी का जिक्र किया और कहा कि वह उसकी सबसे पसंदीदा थी, सबसे तेज और समझदार। बेकेट खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि उसने उसकी कभी मदद क्यों नहीं की। जवाब में व्हाइटलॉ उसे एक पुरानी बंदूक के पास ले गया जो उसके पूर्वज ने पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल की थी। उसने बंदूक बेकेट को थमा दी और कहा उसे उसी पर निशाना लगाओ। बेकेट के हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी, लेकिन आखिर में उसने बंदूक नीचे कर दी। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, वह बस घर जाना चाहता था। व्हाइटलॉ ने कहा कि वह बहुत करीब था, बहुत ज्यादा करीब। लेकिन जब बेकेट जाने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे बंद हैं। बाहर एक आदमी खड़ा था और सारी खिड़कियां भी बंद थीं। पीछे से कदमों की आवाज आई। जैसे ही बेकेट ने दरवाजा खोला, व्हाइटलॉ ने उस पर गोली चला दी। अब बेकेट के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा। आखिरकार उसने तीर से व्हाइटलॉ को मार दिया। इस बार यह हत्या नहीं थी, यह आत्मरक्षा थी। पुलिस उसे छोड़ने के लिए तैयार थी। बेकेट घर लौटा, जहां रूथ उसका इंतजार कर रही थी। गुस्से में उसने पूछा कि क्या वह उससे कुछ छुपा रहा है और साफ कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे छोड़ देगी। बेकेट ने कबूल किया, लेकिन आधा सच। उसने सिर्फ अपने दादा के साथ हुई घटना बताई। अब व्हाइटलॉ के मरने के बाद पूरी रेड फेलो संपत्ति बेकेट की हो चुकी थी। दोनों न्यूयॉर्क रीजेंसी सोसाइटी के समारोह में शामिल हुए, जहां उनका तालियों के साथ स्वागत हुआ। आखिरकार बेकेट के पास वो सब कुछ था जो वह हमेशा चाहता था। उसकी सपनों की जिंदगी उसके सामने थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं चली। FBI एजेंट्स वहां पहुंचे और जूलिया के पति लायल की हत्या के आरोप में बेकेट को गिरफ्तार कर लिया। बेकेट से झगड़े के बाद लायल मृत पाया गया था और हत्या के हथियार एक लेटर ओपनर पर बेकेट के फिंगरप्रिंट मिले थे। लाश जूलिया को मिली थी और अपने बयान में उसने कहा कि उसका और बेकेट का अफेयर था। यह कहने के बाद वह चुपचाप कोर्ट से बाहर चली गई। आखिरकार बेकेट को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से सिर्फ 24 घंटे पहले जूलिया उससे मिलने आई। गुस्से में बेकेट ने उसे बुरा भला कहा और साफ कहा कि वह उसके साथ रहने से बेहतर मरना पसंद करेगा। तभी जूलिया ने सच बताया। लायल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसे वह अब तक छुपाए हुए थी। जाते जाते बेकेट ने उसे रोककर पूछा कि वह क्या चाहती है। उसका जवाब सीधा था, सब कुछ। उसने मांग की कि बेकेट अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दे। कोई और रास्ता न होने के कारण बेकेट मान गया और सब कुछ उसे दे दिया। बेकेट ने एक पादरी को भी बुलाया था। वह आखिर तक शांत था क्योंकि उसे भरोसा था कि जूलिया उसे बचा लेगी। लेकिन जैसे ही पादरी बाइबल के श्लोक पढ़ने लगा, उसे एहसास हुआ कि वह सच में मरने के करीब है। आखिरी पल में जूलिया ने वह सुसाइड नोट पेश कर दिया, जिससे साबित हो गया कि लायल की मौत आत्महत्या थी। बेकेट को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर रूथ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी मां का लॉकेट लौटाने के लिए। बिना कुछ कहे उसने लॉकेट दिया और चली गई। कुछ ही देर बाद बेकेट ने जूलिया को रेडफेलो परिवार के ड्राइवर के साथ खड़ा देखा। वह कार में बैठ गया और दोनों साथ में रेडफेलो हवेली की तरफ चले गए। आखिर में बेकेट ने जो कुछ भी किया, उसकी पूरी सच्चाई सिर्फ वही पादरी जानता है जिसने उसका कबूलनामा सुना था। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।